जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला उन्होंने आवाज़ दी है और वो आपको हम सुनाएंगे भी। लेकिन उसी के साथ साथ एक MBBS डॉक्टर भी हैं वो, और साथ साथ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। बच्चों के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से भी बड़ा काम किया है उन्होंने। उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हवाले से बहुत काम किया है उन्होंने। और मेरे ख्याल से जिस तरह से उनकी लाइफ का उन्होंने सफ़र अब तक का गुजारा है, उसमें बहुत कुछ वो कर चुकी हैं। मैं कुछ चीज़ें अगर मिस कर रही हूँ तो हम उन्हीं से जाकर पूछ लेंगे और उनसे ही पूछकर हम सारी डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि एक खातून के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक प्रोफेशन को मैनेज करना। लेकिन अगर मैं देखूँ तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस जिनको वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, और साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करना पड़ता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस लेडीज जो इस तरह का काम करती हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सूरज पलीजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड सबसे पहले तो वाकई मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये जो अभी आपकी लिस्ट मेरे सामने आई थी, इतने सारे माशाल्लाह से जो आप काम कर रही हैं और बाखूबी अंजाम दे रही हैं हर काम को, तो एक औरत के लिए आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं आप सब ATV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और सब पूरे पाकिस्तान मेरी बातें सुन रहा है। सबसे पहले कि जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है वो एक सियासी घराना है, जहाँ पे मतलब सोशल काफ़ी जो चीज़ें होती हैं, ख़ासकर लड़कियों के हवाले से उनको ज़्यादा आगे मतलब मौका दिया गया है। तो हमारी फैमिली में जो है वो लड़के भी होते हैं, जो लड़कों से ज़्यादा जो है वो लड़कियों पे ज़्यादा फोकस तरजीह देते हैं। तो हम बचपन में होते थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल सब पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या बनना चाहती हैं। तो हम कहते थे हम ये सिंगिंग करनी है, या हमें एक्टिंग करनी है, या हमें पायलट बनना है, डॉक्टर, जो भी चीज़ें होती थी हम उनसे डिस्कस करते थे। तो इस तरह से हमारी उन्होंने मतलब अच्छी तरह उन्होंने हमें कहा कि आप सब कुछ बन सकती हैं। तो शुरू से लेके हमारा जो है हमें सोचने का टाइम दिया गया ना, कि हम ये नहीं कहा गया कि आप ये नहीं करें, ये औरतें ये लड़कियां नहीं ये नहीं करती। तो इसलिए जो है ना हमें भी शौक़ हुआ। और बचपन से जब मैं स्कूल में होती थी तो मुझे सिंगिंग का शौक़ था। अच्छा। तो मैं एक था स्कूल में था, PTV पे एक था प्रोग्राम था रोशन तारा, तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई सिंगिंग। क्योंकि मुझे मेरी अम्मी की भी अच्छी आवाज़ होती थी। तो मैं इसके साथ, अम्मी के साथ जो ना मैं बचपन से उनके साथ गाती थी। घर में ऐसे बच्चे सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया? क्योंकि ज़ाहिर है जो प्रोफेशंस अभी मैंने बताए कि आपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर भी स्पेशलाइजेशन की हुई है, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जी आपने अपने लोग छोड़ दिए पीछे और सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, आपको खुद उनमें लुक आफ्टर चीज़ों को करना पड़ता है। फिर डॉक्टर, और डॉक्टर की पढ़ाई, भाई मैं तो समझती हूँ कि आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उसी के साथ साथ आप एक सिंगर भी हैं। तो यही सारी चीजें जो एक साथ इकट्ठी आप लेकर चली माशाल्लाह से, तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया? सबसे पहले किस चीज का आगाज, फिर एकदम से कौन सी चीज का शौक पैदा हुआ तो आप उसकी तरफ गई, और अब तक आपने जो अभी तक अचीवमेंट्स की? जी स्कूल से लेकर कॉलेज तक तो मैं मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम नहीं गाते थे। स्कूल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हमारा होता था कि हमें आगे कुछ करना है, क्योंकि हमारे जैसे सिंध में देखें ना कि औरतों की बहुत मतलब पसमानदा, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था। तो हमने हमारी फैमिली, हमारे जो सियासी बैकग्राउंड में ये था कि आपको कुछ करना है, रोल मॉडल बनना है ना, ताकि और सब लोगों को, लड़कियों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। और हेल्थ के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, ख़वातीन लेकर या फिर बच्चे,
तो जब मेरी मेडिकल में सिलेक्शन हो गई, दाखिला हो गई, तो फिर मैंने थोड़ा सा पीछे रखा म्यूजिक को ना। अच्छा। और साथ साथ जो एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी होती थी उसमें भी मैं जाती थी, उसमें भी हम प्रोटेस्ट करते थे। कोई भी इशू हो, औरतों का कोई भी मसला हो, तो हम बिल्कुल रोडों पे आते थे। हालांकि हमारे कॉलेज में इस तरह नहीं होता, मतलब लड़कियां कहती कि इस चीज़ों में हम दूर रहें, ये मतलब उस वक्त बहुत बुरा समझा जाता कि पॉलिटिक्स में आए या कोई किसी की राइट्स के बारे में बोले ना। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा उस जो 5 साल मेरे थे वो उस पर ज़्यादा फोकस था, पढ़ाई पे। फिर मेरा जो था, फिर मैं आगे उसके बाद क्लिनिकल साइड में आ गई मैं। तो बच्चों का जो शोबा था मेरा बहुत फेवरेट था, बच्चे मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बच्चों के जो मसाइल वगैरह, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसमें मेरी वहाँ पे मैंने क्लिनिकल पोस्ट मेरी हुई। फिर उसके बाद मैं रिसर्च में चली गई आखन में, तो वहाँ पे मुझे लगा कि वो भी पीड्स में रिसर्च थी और वुमेन पे थी, एनीमिया पे थी, खून की कमी जो होती है प्रेग्नेंट वुमेन। सही। उस पर भी हमारी रिसर्च पे मैंने काम किया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। अब ये कि सारे हर कोई डॉक्टर्स MBBS बन जाता है, आगे कोई स्पेशलिस्ट बन जाता है। पब्लिक हेल्थ में उस टाइम पे कोई इस तरह का नहीं था। तो मेरी एक सुपरवाइजर थी, उसको देख के मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना आपको भी ये काम करना चाहिए। मुझे बहुत अट्रैक्टिव ये फील लगी ना। अच्छा। पब्लिक हेल्थ। तो फिर मैंने MPH किया। तो मतलब जो डॉक्टरी आपने की वो आपने अपने एक शौक की वजह से की। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले भी हमें बताया कि आपका सियासी बैकग्राउंड है, फैमिली आपकी वो थी, तो जरा पॉलिटिक्स से जरा आपका क्या ताल्लुक रहा, किस तरह से सियासी बैकग्राउंड को आपने अपनाया, वो जरा बताइएगा। हमारे जो आगे बढ़ने में या सीखने में जो अहम रोल रहा है वो पॉलिटिक्स की वजह से है ना। अच्छा। क्योंकि हमें जो कॉन्फिडेंस मिला वहाँ से मिला कि हम आगे आए, स्टेज पे आए। फिर कौमी जो इनकलाबी औरतों के हवाले से जो गीत थे वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट था, धूप में बहुत सारे लोग होते थे, तो मैं चोटी होती थी। फिर आस्ता आस्ता जो मतलब वक्त के साथ जो भी, तो मैं परफॉर्म करती रही ना। तो इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और जोश जो जज्बा था वो भी मेरा इंक्रीज हुआ। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन पॉलिटिक्स में था? मेरे अंकल मोहतरम रसूल बख्श पली जो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो वो बड़ा उसका सब सारी दुनिया, पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया उनको जानती है। पॉलिटिशियन थे, वो लॉयर थे और इंटेलेक्चुअल थे, मतलब स्कॉलर भी थे। और उसके अलावा हमारी ससुई पली जो भी है, सेनेटर है, वो भी है। तो और मेरी अम्मी, मेरी खालाएं, मेरी अम्मी गुलाम फातिमा पली जो और हुरन साहब अली जो, ये हमारे रोल मॉडल हैं। ओके, तो मतलब आपको तो फैमिली में ही मेंटोर्स मिल गए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं बाहर जाके किसी से सीखने की, हर चीज आपके घर में मौजूद थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टरी पे बात हो गई, बता दिया आपने किस तरह से, लेकिन एक डॉक्टर और एक सिंगर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे जरा समझ नहीं आया। डॉक्टर होता है ना बड़ा सीरियस, बड़ा सोबर किस्म का और सिर्फ अपने प्रोफेशन से वो जुड़ा रहता है, लेकिन सिंगर मेरी नज़र में बड़ा एक इनोवेटिव शख्स हो सकता है, बड़ा एक हैपनिंग इंसान हो सकता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके अंदर किस तरह से समाए? एक तो गॉड गिफ्टेड है और दूसरा ये कि सिंगर जो है इस माशरे को देख के, सुन के, जो सारे मेरे माशाल्लाह मेरे नूरजान को सुन के, और जो सिंधी है उस्ताद जुमन को, माई भागी को, तो वो इंस्पिरेशन मेरे लिए रही है बचपन से। अम्मी भी उनको गाती थी और मेडिकल में तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी, मगर ये कि जब हमारे होने के बाद आपने फिर वार्ड में हमारे कोई होते थे, जिस तरह पाकिस्तान का डे होता था पीस वार्ड में, तो मैं वहाँ गाती थी बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के लिए। तो हमें भी कुछ सुनाइए ना। वैसे तो हम आपसे प्रॉपर एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे नाज़रीन कहेंगे इस हल्के से एक गाने के ऊपर नहीं छोड़ देना इनको। तो थोड़ा सा कोई अगर ऐसे ज़ाहिर सिंधी बैकग्राउंड से भी आपका ताल्लुक है, कुछ अगर आप हमें ऐसी गुनगुना के सुनाएं तो क्या सुनाना चाहेंगी? ज़रूर। मेरा जो ताल्लुक मेरे सिंगिंग के हवाले से, मैंने जो बचपन से स्टार्ट किए फोक सॉन्ग्स मैंने गाए हैं। सूफीज़्म पे ऑब्वियसली आपका बड़ा एक और जो भी जो फोक, जो सिंध का फोक है, जो भी आम जो रीति रिवाज जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम इसको प्रमोट करते थे। अच्छा। अभी मतलब मुझे सारे जो है म्यूज़िक के स्टाइल अच्छे लगते हैं, फोक हो, लाइट हो, सारे। तो
इनमें से कोई मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, आप मुझे सुनाएं। आया मेरा त्वरम काल है, आया मेरा त्वरम काल है, वीर खावरियो कांगलड़ो, लो सबा लो सबा लो सबा लो सबा, पूयो पूयो पाया पंहिंजे कांगल खे कोडियो, पूयो पूयो पाया पंहिंजे कांगल खे कोडियो, मुंहिंजो कोड वहीणो कांगल, मुंहिंजो कोड वहीणो कांगल, लो सबा लो सबा। वाओ, माशाल्लाह, सच अ स्वीट वॉइस। अच्छा, ज़ाहिर है म्यूज़िक की तो कोई वो लैंग्वेज ऐसा सच होती नहीं है, हर कोई इंजॉय करता है, मैंने भी इंजॉय किया, लेकिन ज़ाहिर है ये ज़बान हमें ऐसा इतनी समझ में नहीं आती, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें ट्रांसलेट भी करके बताएंगे जो आपने गाया उसका क्या मतलब था। बिल्कुल, कि मैं कल से यहाँ पे हूँ और मैं अपने जो बीलव्ड है उसको याद कर रही हूँ, उसको वो जो बात कर रही है वो कबूतर से बात कर रही है, बर्ड है उससे बात कर रही है। अच्छा, अच्छा। बल्कि उसको जो ना वो जो मैसेज पहुंचाने के लिए उसको सजाती है, फिर उसको जो मैसेज भेजती है उसके बारे में ही है। ओके, मतलब कबूतर से गुफ्तगू चल रही है ये। ओके, और उसको सजाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल, दैट्स सो स्वीट। अच्छा, खवातीन के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया है, तो मुआशरे के अंदर आप क्या समझती हैं कि इस तरह के चीज़ों को उजागर कर कर, इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर कर जो इस वक्त हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं खवातीन के उसके हुकूक के हवाले से, तो चीज़ों में बेहतरी आ रही है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बेहतरी आ रही है, और उसके जैसे कि आजकल सारे चैनल्स हैं तो लोगों को समझ बूझ भी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा एजुकेशन में भी बेहतरी आ रही है, अवेयरनेस एक तरह से फैल रही है। अच्छी, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि लोगों के जहनों पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लोग महसूस भी करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। बस एक बात कहना चाहूँगी कि जो हमारी माओं का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, कि एक जो भी माँ हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, जो भी हो, उनको चाहिए कि अपने बच्चों कि बेटियों को जो हम तरबियत देते हैं कि ये करें ना करें, ये सख्ती वगैरह, तो बच्चों को भी थोड़ा सा हम उनको सिखाएं कि किस तरह बेटों को खास तौर पे मेरे ख्याल से बेटों को समझाएं कि किस तरह लेडीज की, औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि उनकी भी घर में बहनें हैं, मतलब माँ है, तो थोड़ा सा ये भी एम्पैथी होनी चाहिए हमारे नौजवान नस्ल में। सही कह रही हैं, और ये बहुत बड़ी एक आपने एक पॉइंट जो दिया है वो वाकई होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की जो तरबियत फौरी तौर पर शुरू होती है वो उसके घर से शुरू होती है और माँ के थ्रू शुरू होती है। तो जो माँ उसको माहौल देगी, जो माँ उससे बातचीत करेगी और उसको समझाएगी, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जहनों में बैठेगा बनिस्बत कि आप बाहर जाकर स्कूल कॉलेजेस में इन सारी चीज़ों को पढ़ें या मुआशरे में किसी से सीखें। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बच्चों के हवाले से, कि आप हेल्थ सेक्टर में जो है आपका मेन फोकस बच्चे भी एक होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आजकल किस तरह से बच्चों की हेल्थ को हम लुक आफ्टर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें सामने नुमाया नज़र आ रही हैं उनको हेल्थ के हवाले से? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हम जो देख रहे हैं कि माएँ जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने में वो जो मतलब क्वालिटी का जो टाइम है वो थोड़ा सा हर किसी के लिए नहीं, मगर उनको चाहिए कि देती भी हैं, औरतें देती भी हैं, मगर इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे कम से कम पैदा करें, और जो बच्चे हैं उनकी सेहत पे ज़्यादा ख्याल करें। जिस तरह बच्चों में ख़ासकर बच्चे कम खाना खाते हैं, तो हम जो जंक फूड्स है वो ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें खून की कमी हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अलावा मतलब जंक फूड खाने से बच्चों में खून की कमी होती है? नहीं, क्योंकि खाने से नहीं होती, मगर ये कि उनकी भूख खत्म हो जाती है, और जो हेल्दी डाइट है वो नहीं ले पाते, तो रिप्लेसमेंट हो गई है। मतलब आजकल जो ज़्यादा टेस्टी होती है, तो ये भी है। और सफाई सुथराई, आजकल तो वैसे कोविड आ गया है, तो उसमें ज़्यादा मेन जो फोकस है हाइजीन का है, कि एक तो हाथों को अच्छी तरह
होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे वो तो हमें बार बार समझाया जा रहा है, जो एहतियाती तदाबीर हैं तो वो फॉलो करो। बिल्कुल, इन्फेक्शन जो आता है वो हाथों से ही, जो हम खाते, बच्चे अक्सर मुंह में हाथ डालते हैं, वो आता है यहाँ से, तो ये भी है। और एलर्जीज भी बहुत कॉमन है बच्चों में, अस्थमा की प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर हम जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे होते हैं उनको प्रॉपर डायग्नोज नहीं होती, टेस्ट नहीं होते, तो ये जो है मतलब जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा जो डायग्नोज नहीं हो सकते, तो बच्चों को फिर आगे जाके फिर सबसे इम्पोर्टेंटली बात वहीं आ जाती है कि जो हमारा तो इस्लाम भी, हमारा दीन भी यही कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो बस सिर्फ हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इसके अंदर हमें कोई ऐसा नहीं है कि जी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वही इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। जो अनपढ़ लोग हैं, जो इस तरह के एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें भी इन सारी चीज़ों की सीख देनी चाहिए, लोगों को वहाँ जाकर बताना चाहिए कि आपने सफाई सुथराई से हर चीज़ को मैनेज करना है और अपने बच्चों के साथ ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ सूफीज़म पे भी माशाल्लाह से आपने बड़ा काम किया, और शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई के ऊपर बड़ा आपकी महारत हासिल है, तो वो उस तरफ आपका रुझान किस तरह से आया? यही मैं फिर कहूँगी कि फैमिली की तरफ से, मेरी अम्मी, मेरे जो परी साहब थे, उनको वो ज़्यादा मतलब स्कॉलर थे, भटाई साहब, शाह लतीफ़ भटाई के, तो बचपन में हम जो छोटे होते थे तो हम उनके शेर पढ़ते थे, हमें उनकी मीनिंग भी नहीं आती थी कि क्या मतलब है इसका, बस एक घर में माहौल था, मगर आज वो आस्ते आस्ते वक्त के साथ हमें पता चला कि तो बहुत बड़े बड़े शायर हैं, नाम है, और उनके जो एक शेर की मानाएं मुख्तलिफ होती हैं, ज़ाहिरी होती है, बातनी, जैसे, मगर वो एक इनकलाबी शायर थे, मतलब तो उनकी जो शायरी है वो दिल को छू जाती है, वो जैसे कि एक तबके के लिए नहीं है, वो सारे तबकों के लिए है, सही, और कोई उसमें कोई मजहब का भी नहीं है, मतलब इंसानियत पे ज़्यादा फोकस होता है। और मेरे ख्याल से जिस चीज़ का, जिसका रुझान पढ़ने की तरफ, मुताला करने की तरफ और शेर व शायरी की तरफ, और जैसे भी आपने बताया कि आपकी फैमिली में सारी चीज़ें वैसे ही सबको पसंद थी, तो वो आपके अंदर तो आनी ही थी, लाजमी सी बात है, और आपको पसंद भी आना था। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके कुछ ज़ाहिर सिंगिंग के कुछ आपके प्रोजेक्ट्स भी आगे चल रहे हैं, ज़रा उनके बारे में भी बताइएगा कि अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? जी, पहले तो एक मैं जो पिछला प्रोजेक्ट उस पे भी बात करूंगी ज़रूर, कि वो 1 साल पहले मैंने शाह लतीफ़ का, जैसे हम जिक्र करे थे, तो उस पे मैंने एक क्या था, शाह लतीफ़ की शायरी को शेख अयाज, हमारे सिंध के बड़े शायर हैं, तो उन्होंने जो है उर्दू में किया, उसको ट्रांसलेट, क्योंकि यहाँ पे सबको तो शाह लतीफ़ के बारे में, वो सिंधी में शायरी थी, तो लोगों को पता नहीं कि इनका क्या मकसद है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन अगर नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली। सही, तो उन्होंने ट्रांसलेट की बुक छापी थी, उनमें से मैंने कुछ सुरासा से लेके ना वो मैंने एक सॉन्ग बनाया, उसको शूट भी किया मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ लोकेशंस पे, जबरदस्त, और उसमें हमारे फैमिली के बच्चे थे जो मॉडल थे। अच्छा, ये चलो घर की खेती हो गई। तो फिर स्टोरी थी, वो सारा स्पॉन्सर सारा मैंने ही किया, तो अच्छा लगा, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं और भी थोड़ा सा आगे काम करूँ ना, तो फिर मैंने अभी मतलब 4 गाने, एक शाह लतीफ़ की वाई है, और दूसरे सच्चल सरबत के एक सराय की गीत है, वो भी है, उस पे भी है काम, और 2 जीजरीना बलोच हमारी जो सिंगर है, उनकी भी एक सॉन्ग मैंने रिमिक्स किया है नए तरीके से, और दूसरा भी है हमारा। ग्रेट, तो उस पे अभी मेरा है, मतलब आप फुल टाइम बिजी चल रही हैं। इंशाल्लाह विद इन मंथ जो है ना वो भी आ जाएंगे हमारे मंजर आम पर। चलें जी, बिल्कुल हम देखेंगे। अब म्यूजिक की तो वही वाली बात है कि आपको जब म्यूजिक समझ में आती है, वो इतनी खूबसूरत म्यूजिक है कि आप इंजॉय करते हैं, चाहे आपको वो लैंग्वेज समझ में आ रही हो या नहीं समझ में आ रही हो, म्यूजिक की दुनिया ही अलग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और माशाल्लाह से आपकी आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत है, तो उस पर ज़रूर वर्कआउट कीजिएगा। और जाने से एक छोटी सी ब्रेक लेने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी जो हम वीडियो, वो आपके सॉन्ग की बात कर रहे थे, और उसी को हम आपके सामने पेश भी करेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके कि कौन से सॉन्ग के हवाले से हम बात कर रहे थे, और उसी के साथ हम ले लेंगे यहाँ पर ब्रेक। तो मैं चाहूँगी कि वही वाला सॉन्ग आप हमें यहाँ पर सुनाएं। श्योर, ज़रूर, थैंक यू।
चल